नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का फैसला कर लिया। बैन किए गए ऐप में मशहूर यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, शेयर इट, वीचैट जैसे बहुत सारे फेमस ऐप शामिल हैं। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इसे बैन किया जाए और लोगों से इन ऐप को तुरंत अपने मोबाइल से हटाने की भी अपील की थी। दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा को हैक कर सकता है और अब चीन से तनाव के बीच भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है। तो बड़ा फैसला आप कह सकते हैं, डिजिटल स्ट्राइक मोदी सरकार का चीन के खिलाफ 59 मोबाइल ऐप पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है और ये आर्थिक मोर्चे पर चीन पर बड़ा प्रहार इस फैसले को कहा जा सकता है। 59 मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे पहले लगातार इस तरह की बात अपील की जा रही थी, अलग अलग मंचों के माध्यम से कुछ लोग खुद से ही पहल कर रहे थे कि चीन के जो ऐप चल रहे हैं, जो भारत में बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर चुके हैं, उसका बहिष्कार करना चाहिए और आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला भारत सरकार ने किया है और आर्थिक मोर्चे से एक बड़ा प्रहार चीन के ऊपर भारत सरकार का, आप ये कह सकते हैं, डिजिटल स्ट्राइक मोदी सरकार ने किया है चीन के खिलाफ। और प्रोटेस्ट की तस्वीरें कि किस तरह से लोग लगातार चीनी सामान की होली चला रहे थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि चीन के जो ऐप हैं उस पर पाबंदी लगाया जाए। इससे पहले भारत ने चीन को एक और झटका देते हुए पटना के मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट को लेकर चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया था। इस मामले को लेकर बिहार में अब सियासत हो रही है। विपक्ष ने सरकार के फैसले को दिखावा करार दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि मौजूदा हालात में चीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। चीन को भारत का एक और झटका, सरकार ने रद्द किया बड़ा टेंडर। आर्थिक चोट से बुझेगी ड्रैगन की आग। लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत को कोई भूल नहीं पा रहा है। इन 20 जवानों में 5 बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा बिहार के लोगों में भी चीन को लेकर गहरी नाराजगी है। ऐसे माहौल में चीन को भारत ने एक और बड़ी आर्थिक चोट दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। ये टेंडर गेमन इंडिया एंड टाटा पावर प्रोजेक्ट के पास था और इस टेंडर में शामिल कॉन्ट्रैक्टर के पार्टनर चीन के थे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से टेंडर को रद्द कर दिया गया है। जब दोबारा जांच की गई तो उसमें कुछ तकनीकी कमी थी, जिसके कारण समस्या खड़ी हो सकती थी, इसलिए भारत सरकार ने उसको रद्द किया है और फिर से रीटेंडर जारी कर दिया है। 30 जुलाई को टेंडर नया खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं इस मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट के टेंडर के रद्द होने के फैसले को लेकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने टेंडर रद्द करने के फैसले को सही बताया, लेकिन ये कहना भी नहीं भूली कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है। खुद नीतीश कुमार की सरकार ने पटना में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के कई कामों में चाइनीज कंपनियों को ठेका दे रखा है। ये बीजेपी जदयू के लोग चाहते क्या है? सिर्फ लोगों को भ्रमित करना, या वाकई में इनकी कमजोरी क्या है चाइनीज कंपनियों के प्रति? तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो लोग सरकार में बैठे हैं, उन्हें इस बारे में स्थिति स्पष्ट करके जनता को बतानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पहले ये स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री जी, चीन से आपका कैसा याराना है कि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते आप 9 बार चीन की यात्रा किए हैं और क्यों किए हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार है, दिखाने के लिए कुछ करती है और भीतर कुछ करती है। हमको लगता है कि चाइना का जो कंपनी था उसको दिखाने के लिए यहां से गेट आउट किया गया है। बिहार सरकार ने जो चाइनीज कंपनी का टेंडर कैंसिल किया है, देर से लिया गया डिसीजन है, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। चाइना को अगर परास्त करना है तो इकोनॉमिक रूप से चाइना को कमजोर करने की आवश्यकता है। विपक्ष जहां टेंडर रद्द करने के फैसले को दिखावा करार दे रही है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर चीन के व्यापारिक हितों पर प्रहार होगा तो चीन की दादागिरी को काफी हद तक रोका जा सकेगा और उस दिशा में जो ये बड़ा फैसला है, इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द कर दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में
कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें चाइनीज कंपनी सहयोगी की भूमिका में है। पटना के आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे का निर्माण हरियाणा की कंपनी कर रही है। इसकी भी पार्टनर चाइनीज कंपनी है। ऐसे में विपक्ष का ये सवाल वाजिब है कि क्या बिहार सरकार बाकी प्रोजेक्ट को लेकर भी सख्त रुख अख्तियार करेगी। आशुतोष चंद्रा के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। और अब आपको बताते हैं कि ये मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट क्या है। इसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 5 किलोमीटर 600 मीटर लंबा पुल बनना है। इसके अलावा 4 अंडरपास, 1 रेल ओवर ब्रिज, 1580 मीटर लंबा पुल, 4 छोटे पुल, 5 बस शेल्टर और 13 रोड जंक्शन भी बनाए जाने हैं। 5 किलोमीटर 600 मीटर लंबे इस पुल की शुरुआत पटना के 0 माइल से होगी, जो हाजीपुर के रामासीस चौक को जोड़ेगी। अप्रोच रोड के साथ इस प्रस्तावित पुल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। आधुनिक तकनीक से बनने वाले इस पुल में एक्स्ट्रा डोज केबल होगा, जिसका स्पैन 242 मीटर होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3.5 साल में पूरा किया जाना है और इसकी लागत करीब 29 अरब 26 करोड़ रुपए आएगी। इस मेगा ब्रिज प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को दोबारा टेंडर जारी किया गया। इसमें एजेंसियों से 29 जुलाई तक प्रस्ताव मांगे गए। नए टेंडर प्रस्ताव को 31 जुलाई को खोला जाएगा और सभी कार्यों की जांच के आधार पर निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। भारी बारिश के कारण बिहार की नदियां खौफ पैदा कर रही हैं। आपको परमान नदी का रौद्र रूप हम दिखाते हैं। फारबिसगंज में नदी का पानी निचले इलाके को अपनी जद में ले चुका है। फारबिसगंज से खवासपुर जाने वाली सड़क भी बाढ़ के पानी की जद में है, जिसके सड़क के टूटने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में सड़क पर सफर जानलेवा हो सकता है। उधर पानी से घिरे लोग काम चलाऊ नाव पर सवार होकर काम पर निकलने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जरा सी चूक कई लोगों की जिंदगी पर भारी साबित हो सकती है। पहले से ही कोरोना संकट से जूझ रहे बिहार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब राज्य पर सैलाब का खतरा मंडराने लगा। लगातार हो रही बारिश से वैसे ही राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस पर मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सीमांचल के इलाके में 1-2 जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है, तो वहीं राज्य के बाकी जगहों पर अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो जून महीने में सामान्य से 91% ज्यादा बारिश हुई है। अकेले मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल और वैशाली में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। कमोबेश पूरे उत्तर बिहार में हालात भयावह होते जा रहे हैं। नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी अभी और मुश्किलें पैदा होने के संकेत दे रही है। सालों साल से बाढ़ की विभीषिका झेलने वाला बिहार एक बार फिर सैलाब के मुहाने पर खड़ा है। पिछले दिनों मौसम के कड़े तेवर ने राज्य में 100 से अधिक जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया, तो अब उफान मार रही नदियां खौफ पैदा कर रही हैं। तो मधुबनी जिले के सौली घाट में 135.8 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट के 118.4 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। साथ ही वैशाली में 118.2 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 115 मिलीमीटर तथा सुपौल के ही निर्मली में 107.6 मिलीमीटर की वर्षा हुई। गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। बाढ़ में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खासकर अथमल गोला प्रखंड के रामनगर दियारा का इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है और इस साल भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। कटिहार में महानंदा नदी की सहायक नदी सुधानी के बढ़ते जलस्तर से 9 पंचायत के लोग प्रभावित हैं। इस बीच बलरामपुर और तेलता का सड़क मार्ग भी पानी के तेज बहाव से टूट गया। लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। परमान नदी का पानी निचले इलाकों में फैल चुका है। नदी का पानी फारबिसगंज के खवासपुर जाने वाली सड़क को पार कर चुका है, जिससे सड़क टूटने का खतरा मंडराने लगा है। बगहा में लगातार बारिश से पहाड़ी नदी मसान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया।
सलहा पंचायत समेत अजमल नगर और झारमहुई को जोड़ने वाले खंडजा सड़क मसान नदी में विलीन हो चुकी है, तो कई गांव में नदी का भीषण कटाव जारी है। मसान नदी ने अजमल नगर प्राथमिक विद्यालय को पहले ही अपने आगोश में ले लिया। उधर बहुरी के पास मसान नदी पुल का पूर्वी पाया भी धंस गया है। भारी बारिश के बाद कोसी नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। सहरसा के सलखू और नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में कोसी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे किसानों की कई एकड़ में लगी फसल डूब चुके हैं। नदी की तेज धारा से कुछ जगहों पर कटाव भी हो रहा है। बेगूसराय में लगातार बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर जहां पानी जम गया तो वहीं घरों में पानी घुस गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बिहार में बाढ़ और पटना में जल जमाव को लेकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास की पोल खुल गई है। अब आप देखिए ना, डबल इंजन की सरकार है। लोग कह रहे थे विकास की गंगा बहाएंगे, लेकिन विकास की गंगा इनके मंत्री आवास तक पहुंच गई। जो नंद किशोर यादव जी हैं, उनके आवाज डूबने के कगार पे आ गया। तो अभी तो थोड़ा 2-4 घंटे ही बारिश हुई, तब ये स्थिति बनी। तो कितना विकास हुआ आप लोग सब लोग जानते हैं। तो हमको इस पे ज्यादा टिप्पणी हमको नहीं करना। और अब एक दर्दनाक खबर। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की जान चली गई। तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। हादसा लौरिया बगहा रोड पर हुआ, जहां ऑटो को कैश वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 बच्चे और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार दंपत्ति बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया। इधर घटना के बाद कैश वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद लौरिया थाना पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर बेतिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, उसके बाद किस तरीके से ग्रामीण वहां पर आक्रोशित थे। कैश वैन ने ऑटो में टक्कर मारी, उसके बाद ये हादसा हुआ। और अब बात बिहार में आतंकी हमले के अलर्ट की। तो बिहार पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। पुलिस की स्पेशल ब्रांच के जारी अलर्ट के मुताबिक नेपाल के रास्ते जैसे मोहम्मद के 6 से ज्यादा आतंकी बिहार में घुस चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान सेना से ट्रेंड ये सभी आतंकी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। कहा जा रहा है कि आतंकी नेताओं को निशाना बना सकते हैं। स्पेशल ब्रांच के एसपी ने मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के करीब सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलों में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कहा गया है। हालांकि आतंकियों के बिहार में घुसने के मामले पर पुलिस मुख्यालय ने किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। देखिए, आसूचना संबंधी मामलों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी पुलिस मुख्यालय नहीं करता है। लेकिन क्या आप लोग अलर्ट हैं सर? मैंने बोल दिया, आपको बता दिया मैंने, जो है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। गोपालगंज में बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला कुचाय कोट के बेलबा गांव का है। लॉकडाउन के कारण कोचिंग संस्थान बंद होने से छात्र अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया। पानी में तैरते हुए युवक का शव देखने के बाद ग्रामीणों ने NH 28 पर घंटों जाम रखा। हत्या के पीछे पड़ोसियों से जमीन का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मार के दूर गिर रहा था कूल स्टोर के पीछे। हमने गिरवानिया सा था 4 किलोमीटर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया। पटना सिटी में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। मामला गोपालपुर थाना इलाके का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा। इधर परिवार वालों ने हत्या का आरोप इलाही बाग के रहने वाले राम कुमार पर लगाया। फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हमारे भाई के मर्डर कर दिले राम कुमार।
कटिहार से दिन दहाड़े गोलीबारी का मामला सामने आया। पूरी घटना कुर्सेला थाना इलाके के NH 31 शहीद चौक की है। सिगरेट नहीं मिलने से अज्ञात कार सवार इतने नाराज हो गए कि चाय दुकानदार पर ही गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना से कुर्सेला चौक पर कोहराम मच गया। हाईवे 31 पर कार सवारों की गुंडागर्दी देखने को मिली। चाय दुकानदार ने दुकान में छिपकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2 जारी रहेगा। अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक देश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक देश भर के स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 3 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। तो 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आज कोरोना संक्रमण के 394 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की कुल तादाद 9,618 हो गई। दहशत के बीच राहत की खबर यह आई कि बिहार में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 77% तक पहुंच गया। अब तक 7,334 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं। फिलहाल सूबे में एक्टिव मरीजों की तादाद 2,069 है। सूबे में कोरोना से मौत का आंकड़ा 63 पहुंच गया। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी पटना के गोविंद मित्रा रोड में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इसे देखते हुए दवा कारोबारी संघ ने 30 जून से 2 जुलाई तक पूरे दवा मंडी को बंद करने का फैसला लिया। दवा कारोबारी संघ ने यह फैसला लिया है कि अब पूरे मार्केट का सैनिटाइजेशन होगा। हालांकि इमरजेंसी दवाइयों के लिए दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही दवा कारोबारी संघ ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 2 जून के बाद दवा मंडी में पुलिस बल की तैनाती का आग्रह किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत जितना तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या 9500 को पार कर चुकी है और मौत का आंकड़ा भी 63 पहुंच गया है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोला। आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े किए। बिहार में कोरोना को दी जा रही है मात। स्वस्थ हो रहे मरीज दे रहे सुकून, तो संक्रमितों की भी बढ़ रही है रफ्तार। विपक्ष ने छेड़ा कोरोना पर ट्वीट वॉर। बिहार में कोरोना को मात देने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इसका नतीजा है कि राज्य में अब तक 78% लोग कोरोना को हरा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमण के रोज बढ़ रहे मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। आरजेडी के नेता राबड़ी देवी ने कोरोना को लेकर नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए ट्विटर पर जंग छेड़ दी। राबड़ी देवी ने लिखा कि बिहार का बहुचर्चित कोरोना मॉडल विश्व के बाकी देश अपना लें तो 1 सेकंड में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। न कोई कोरोना जांच, न कोई मामला, न वेंटिलेटर और न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता, और ऊपर से सबसे कम केस का खिताब। कोई मरता है तो बोल दो दूसरी बीमारी से मरा है, सिंपल। राबड़ी देवी के इस ट्वीट पर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष ने राबड़ी देवी के बयान को बेमायने करार दिया। बिहार ने चुनौतियों के बावजूद जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मामलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग से लेकर
तमाम वो एहतियाती कदम उठाए हैं जिससे संक्रमण के दायरे को बढ़ने से रोका जा सके, तो मुझे नहीं लगता है कि राबड़ी देवी जी के इस आरोप को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। सत्ता पक्ष भले ही राबड़ी देवी के बयान से इत्तेफाक न रखता हो, लेकिन आरजेडी और उनके सहयोगी दल राबड़ी देवी के बयान से सहमत नजर आए। जांच का दायरा बहुत कम है, जितना होना चाहिए सैंपलिंग करके और जांच करने का वो दायरा नहीं है। अगर आज जांच हो जाए तो 1 लाख से ऊपर यहाँ पहुंच जाएगा। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि सरकार एकदम निकम्मी बन गई है। तो राम भरोसे चल रहा है यह सरकार। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट लिए थे, राम भरोसे जनता को छोड़ दिए हैं। सब कुछ भगवान भरोसे है। माननीय नीतीश जी लगे हुए हैं कि किस तरह उनकी कुर्सी बरकरार रहे, पूरी तरह चुनावी मूड में है। न जनता का कोई देखने वाला है, न जनता से बिहार सरकार को कोई मतलब है। बिहार में फिलहाल मौसम चुनावी है, इसलिए हर मुद्दा अपने आप में चुनावी बन जा रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में भी यही हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोरोना जैसे मसले को मुद्दा बना रही है, वो मसला जिस पर सरकार पहले से ही डिफेंसिव है। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कयासों का दौर खत्म नहीं हो रहा है और लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। फिल्मी दुनिया से पुराना ताल्लुक रखने वाले अभिनेता शेखर सुमन ने भी सुशांत की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की। पटना में सुशांत के घर पहुंचे शेखर सुमन ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान शेखर सुमन ने माना कि फिल्म इंडस्ट्री में एक गैंग चलता है जो नहीं चाहता कि छोटे शहर के लड़के बेहतर काम करें। को ऐसा क्यों लगता है कि सुशांत सिंह के बारे में कि उन्होंने शायद आत्महत्या नहीं की होगी? मुझे नहीं लगता, सब लोगों को लगता है। ये सब लोगों की मांग है। इसलिए मुझे इसलिए लगता है कि सुशांत जैसा पढ़ा लिखा जिम्मेवार इंसान जब जाता सुसाइड करता, अव्वल तो वो करता नहीं। जिस तरह कर्मठ था और जिस तरह का जीवट इंसान था और जिस जोश और खरोश के साथ वो आया था और जो उसकी उम्मीदें थी और जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसमें वो करता नहीं, वो लड़ता, वो आखिर तक लड़ता। उसकी बातों से ऐसा पता चलता है जहाँ उसने कहा कि सब कुछ मुझे छीन लिया है तो मैं कैमरा लेके खुद का होम वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं टिका रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता और मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, फिल्मों से कोई मतलब, मैं वही नहीं फिल्मों का चयन करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा सुनने में आया। उसने बहुत सारी फिल्में छोड़ी और बहुत सारी फिल्में उससे छुड़वाई गई थी। और ऐसा इंसान जब भी जाएगा आत्महत्या करेगा तो इतना जिम्मेवार होगा कि एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाएगा कि इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। और ये मैं अपने मन के हिसाब से और परिस्थितियों को देख के कुछ परेशानी की वजह होगी उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि उसके जो इर्द गिर्द के जो उसके चाहने वाले हैं वो किसी परेशानी में न पड़ जाए। सर, क्या लगता है कि सुशांत सिंह की सफलता से कोई जलता था बॉलीवुड में, नहीं चाहता था कि छोटे टाउन का जो लड़का है? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे टाउन का। और देखिए बड़ी जगह ऊपर कम है, दावेदार बहुत है, तो ये जितना कंपटीशन कम हो उनको हटाया जाए ना, तो बाकी के लोग जो हैं ऊपर जा सकें। ये तो बड़ी जानी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। इस कंपटीशन में जेलसी भी है, इस कंपटीशन में मारकाट भी है, इस कंपटीशन में गिराना कुचलना भी है। सीबीआई जांच की मांग करते हैं आप? शुरू से कर रहा हूं और आखिर तक करता रहूंगा कि इस पे सीबीआई जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारे तथ्य जो बाहर निकल के आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि जो आंखों को प्रतीत हो रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा है। और मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि सबसे पहले पहुंचते ही ये नैरेटिव दे दिया गया कि ये आत्महत्या है, जबकि कहना चाहिए था ये संदिग्ध मौत है। आत्महत्या प्रतीत होता है, फिर हम जांच करके आपको बताएंगे कि आत्महत्या है या नहीं। इतनी जल्दबाजी क्यों? सीबीआई जांच की मांग भी की है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।